everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for IAS और आज डिस्कशन है हमारी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर दैट इज ऑफ 29th and 30th ऑफ जुलाई। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली न्यूज पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब हाई बर्डन स्टेट फॉर हेपेटाइटिस सी possibly due to intravenous drug abuse. Now, hepatitis refers to an inflammation of the liver, a vital organ that performs hundreds of essential functions. So, hepatitis basically कौन सी आपके ऑर्गन को जो है वो इन्फेक्ट करता है, दैट इज लिवर। लिवर के साथ ये डिजीज है, इंक्लूडिंग फिल्ट्रेशन, आपकी टॉक्सिन्स की, प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, एडिंग डाइजेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके काम है जो लिवर करता है, फिल्ट्रेशन करता है, प्रोटीन्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है, डाइजेशन में मदद करता है। एंड व्हेन द लिवर इज डैमेज्ड बाय हेपेटाइटिस दीज फंक्शंस आर कंप्रोमाइज्ड। और ऑब्वियसली जब लिवर खराब होगा तो आपके ये फंक्शंस जो है उनमें दिक्कत आ जाएगी। नाउ वायरल हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय वेरियस वायरसेस, और इसमें जो आपका हेपेटाइटिस वायरल है तो कौन कौन से वायरसेस से हो सकता है, ए बी सी एंड ई। जुलाई 28 याद कर लो आप, इज बीइंग मार्क्ड एज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है इन ए बिड टू कॉल द एक्शन टू एंड दिस इंटायरली प्रिवेंटेबल डिजीज। एंड इट्स अ प्रिवेंटेबल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज है, आप इसकी प्रिवेंशन कर सकते हो। Hepatitis A and E are spread through contaminated food and water, and infection with these viruses causes acute onset jaundice, which is usually self-limiting but can sometimes be progress to acute liver failure। तो आपकी स्पेशली हेपेटाइटिस ए और ई तो कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर से होते हैं, जो कि आगे चल के आपके प्रॉब्लम कर सकते हैं जॉन्डिस, और उसके अलावा लिवर फेलियर तक आपको ले जा सकते हैं, एंड जो कि आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। ऑन द अदर हैंड हेपेटाइटिस बी सी, जिसको हम HBV एंड HBC कहते हैं, आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड और बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर इंक्लूडिंग अनसेफ सेक्सुअल एंड इंजेक्शन प्रैक्टिसेस। तो ये रीजन रहता है आपका कौन सा, बी और सी के लिए। एंड दे यूजुअली कॉज क्रॉनिक लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, और इस तरह से जब हेपेटाइटिस होता है तो ये क्रॉनिक होता है, बहुत ही लंबे समय तक ये आपकी इन्फेक्शन जो है वो आपको रहती है इसके साथ। एंड और इसके साथ ही देन hepatitis B and C are silent killers that damage the liver over many years, leading to serious conditions like cirrhosis, that is scarring of the liver, end-stage liver disease, and even cancer तक जा सकता है। Now at the outpatient liver clinic at PGI-MER around 800 to 1000 patient with chronic आपका viral hepatitis आ रहा है are seen each year. Ajay Duseja, head of the Department of Hepatology, PGI, he has said that your expert added that Punjab is a high burden state for hepatitis C. Hepatitis C बढ़ रहा है and possibly due to intravenous drug abuse, जो कि drug abuse की वजह से है, जो कि ये veins के अंदर जो है वो injections लगाते हैं drugs की। Now Punjab has been at the forefront of the fight against hepatitis C, and its approach of decentralizing diagnosis and treatment using a hub and spoke eco model, ये हम यूज कर रहे हैं, has been replicated not only nationally but has garnered much international attention। तो जो जिस तरह से हम इस डिजीज को डील कर रहे हैं उस मॉडल को इनफैक्ट बाकी जगह पर भी इनफैक्ट इंटरनेशनली भी फॉलो किया जाता है। So a few new observations over last few years is the increase in number of severity of hepatitis A infection। लेकिन अभी क्या देखने में आ रहा है कि हेपेटाइटिस A की जो है इन्फेक्शन ज्यादा बड़ी है सेवेरिटी में। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एक्यूट लिवर फेलियर पेशेंट्स एडमिटेड टू लिवर ICU in the last 2 years have been due to hepatitis A, और ये हेपेटाइटिस A की वजह से ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, and which is the cause of concern. Now hepatitis A also been presenting atypically, particularly with prolonged jaundice। इससे भी आपको जो है वो जॉन्डिस बहुत लंबे टाइम तक रहता है, पीलिया जिसको हम पंजाबी में बोल देते हैं, एंड इचिंग which may require steroids and even plasma exchange। And Dr. Arka De, associated professor, and viral hepatitis जो है is largely preventable with hepatitis A and B vaccines, और इसकी vaccinations भी available है A and B की, and safe and effective है। Newborn should receive hepatitis B vaccine within 24 hours of birth to prevent this transmission। Then safety first, wash your hands after using the restroom and before even you're preparing food। Hepatitis A and E जो है वो spread होते हैं contamination of water and food से। So ensure that food is properly cooked, drinking water should be filtered adequately, ये हमें देखना चाहिए ध्यान से। Then इसके साथ ही practice safe sex also, ठीक है,
Testing is the only way to know if you are infected, since chronic hepatitis often has no early symptoms in the initial stages. इस वजह से आपको इसका टेस्ट भी कराना चाहिए. Early diagnosis is the key because it allows for timely treatment which can prevent severe liver damage and save lives. So if you have a history of blood transfusion, आप अक्सर जो है आपको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तब तो या ड्रग्स लेते हो और फैमिली हिस्ट्री है हेपेटाइटिस की, और इफ यू आर प्रेग्नेंट इट इज हाईली रिकमेंडेड टू गेट टेस्टेड अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स. सो ये आपको मेनली हेपेटाइटिस सी के ऊपर प्रीलिम्स के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज के फॉर्म में बनाया जा सकता है. तो ध्यान दो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की है. नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है दिस इज रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि हम इसमें प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो इससे इंपॉर्टेंट है. इन अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स स्पीडिंग अप द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, India's nuclear establishment has for the first time roped in private players to carry out a key process that was so far handled entirely in-house. पहले ये सिर्फ और सिर्फ मतलब पब्लिक एरिया में, मतलब अंडर गवर्नमेंटल एजेंसीज होता था. इट हैज नेवर बीन प्राइवेटाइज्ड बिफोर. फर्स्ट टाइम प्राइवेट हम जो है वो कंपनीज को इसमें ला रहे हैं. एंड मुंबई बेस्ड टीईएमए इंडिया हैज बीन इंटरेस्टेड विद टेस्टिंग द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर अपग्रेडिंग ऑफ डिप्लीटेड हैवी वाटर, ए क्रूशियल रिक्वायरमेंट एट ऑल प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. आपका PHWR जो होता है वहां पे हम इसको यूज करते हैं. तो उसमें इस कंपनी को काम दिया गया है कि ये वो इक्विपमेंट को जो है टेस्टिंग इक्विपमेंट को उसको तैयार करे. एंड अंटिल नाउ द टेस्टिंग वाज डन बाय कंट्रीज मेन न्यूक्लियर रिसर्च, दैट इज योर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर DARC. Now TEMA India inaugurated its test facility 2 days ago at your Akhad in पालघर डिस्ट्रिक्ट अबाउट 100 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ मुंबई. तो आप अगर एग्जैक्टली पालघर ना भी याद करो तो एटलीस्ट मुंबई आपको पता होना चाहिए. वेयर इट विल मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट सच एज डिस्टिलेशन कॉलम्स and integrate and test them before sending them to reactor sites for installation. And Department of हमारा again Atomic Energy जो है said that facility was designed and built by TEMA India's जो है वो nuclear vertical and under technology transfer from BARC. टेक्नोलॉजी BARC से ही ली है लेकिन ये प्राइवेट लेवल पे अब काम करेंगे. एंड अ परचेज ऑर्डर फ्रॉम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. नाउ व्हाट वी हैव बिल्ट इज अ सिंगल पॉइंट सोल्यूशन फॉर अपग्रेडिंग ऑफ हैवी वाटर, ताकि हम हैवी वाटर को अपग्रेड कर सके जो कि सेकेंड स्टेज में से निकलता है, प्रेशराइज जो स्टेज है आपकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की. Now earlier the distillation columns and modules used to be manufactured by other vendors then assembled and tested by BRC. तो पहले ये BRC मेन जो है टेस्टिंग का काम करती थी and the entire process was perhaps taking 7 to 8 years. Now we will be able to reduce this time period by at least 1 to 2 years. And heavy water DTO होता है is a form of water, ये water ही है with deuterium a heavier isotope. हाइड्रोजन का इसमें heavier isotope होता है instead of regular hydrogen and is used as a coolant as well as moderator for slowing down जो है आपका fast moving neutrons during chain reaction जो कि आपका fission होता है essentially for sustaining the nuclear fission process. So this news is very very important for us. Now DTO जो है इसके बारे में फर्दर हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. नीड टू बी 99.9% प्योर फॉर वर्किंग एफिशिएंटली एंड विद द टाइम इट गेट्स कंटेमिनेटेड. बट टाइम के साथ इसकी एफिशिएंसी कम होती है विद लाइट और रेगुलर वाटर रिक्वायरिंग द डिप्लीटेड DTO टू बी अपग्रेडेड बैक टू 99.9% यूजिंग ए डिस्टिलेशन प्रोसेस. उसकी डिस्टिलेशन करके हमें अगेन इसको 99.9% तक लाना होता है. सो टीमा इंडिया विल नॉट ओनली मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू for the distillation process but it also test them to ensure they produce the right result. तो एक तो distillation करके इसको better करेंगे, साथ में testing भी करेंगे कि सही से हुआ या नहीं. And at the inauguration ceremony इसकी inauguration जो है वो हो चुकी है. India also dispatched the first batch of tested distillation column section for deployment at Unit 8 of your Rawatbhatta nuclear power plant in Rajasthan. तो ये भी इनको भेजा गया है which is scheduled to be go critical by December this year. और ये दोबारा से काम करना हमारा शुरू कर देगा इस साल. The company will also manufacture and test distillation equipment for the upcoming 4 nuclear reactors. Very very important. 4 जो नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स आ रहे हैं उसके लिए भी डिस्टिलेशन का काम करेगा. कौन कौन से? दैट इज गोरखपुर yes in Haryana and 2 at Kaiga in Karnataka. This is very very important information. ठीक है, 2 हमारे जो है वो कायगा में ठीक और कर्नाटका में. एंड वी आर होपिंग टू गेट मोर ऑर्डर्स इन फ्यूचर एंड द इंडियन न्यूक्लियर इंडस्ट्री इज सेट टू एक्सपैंड रैपिडली एंड वी होप टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स ग्रोथ.
नाउ इंडिया हैज सेट इट्स आईज एट अचीविंग, हमारा क्या एम है, 100 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी, ये हमने लेनी है 2047 तक, 50 गीगावाट तक अप्रोक्सीमेटली हमारा हो गया है। And there are 24 nuclear reactors operational in India with installation capacity of 8,780 megawatt. ये installation capacity है हमारी। Government had approved construction of 10 more nuclear reactors 2015 में, of which one has come on board, while the rest with combined capacity of 30.6 gigawatt are under construction. एक ही हमारा final हुआ है, and the immediate target is to achieve 22.4 gigawatt of installed capacity by 2030. तो इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी 50 तक पहुंच गई है, उसमें हम 22.4 गीगावाट जो है वो ऑलरेडी अचीव करते हैं, और ये हम 2032 तक चाहते हैं कि हमारा ये टारगेट अचीव हो जाए। एंड द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इवन योर 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन टू डेवलप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, तो छोटे रिएक्टर्स भी हम जो है वो बनाने के लिए तैयार हैं, उसके लिए 20,000 करोड़ ऑलरेडी हमने खर्चा करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी इंटरनेशनल लेवल पे, हमें पता है कि थाईलैंड और कंबोडिया इनमें लड़ाई हो रही थी और ये अभी थोड़ी शांति की तरफ चले गए हैं, तो इसके साथ रिलेटेड हमारे पास एक न्यूज आर्टिकल है, इसमें हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो डिस्कस करते हैं। आफ्टर डेज ऑफ डेडली फाइटिंग, कंबोडिया एंड थाईलैंड ऑन मंडे एग्रीड to an immediate unconditional ceasefire, ये ceasefire के लिए मान गए हैं। Clashes followed months of tension over जो है their century old border dispute. Tension come to boil क्यों हुई? Tension between Cambodia and Thailand had been simmering since May when they skirmished at a contested area of border. एक border conflict है, कुछ एरिया है जिसको भी दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपना बताते हैं, तो उसको लेके दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट हुई, leading to death of Cambodian soldier. Now nationalist rhetoric in both countries, a series of tit for tat action होता ही है कि हमारा कोई अगर मरा है तो हम डेफिनेटली रिट्रीट करेंगे। फॉलोड कंबोडियन जो है बैन द इंपोर्ट ऑफ थाई फ्रूट्स, उन्होंने उनके इंपोर्ट जो थे वो ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ब्रॉडकास्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई ऑफ थाई फिल्म्स एंड सोप ओपेरास, एंड थाईलैंड क्लोज्ड ऑल लैंड क्रॉसिंग। Then last Wednesday, Thailand withdrew its ambassadors from Cambodia and expelled the Cambodian envoy after Thai soldier lost a leg in the landmine. Landmine blast में अब जो है उनका सोल्जर जो है उसको दिक्कत हुई, तो फिर फर्दर उन्होंने अपने सारे के सारे जितने भी एम्बेसीज वगैरह हैं, जितने भी एम्बेसडर्स हैं, उनके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी, उनको भेज दिया। And Thailand then claimed that he was like mine was laid by Cambodian troops, कि कंबोडिया के ट्रूप्स की वजह से वो लाइन बिछाई गई थी जिससे कि इनके सोल्जर्स की को नुकसान हुआ। Now Cambodia responded by downgrading diplomatic relations, obviously इनका diplomatic relationship जो है वो खराब हुआ, and recalling all Cambodian staff from its embassy in Bangkok. Now clashes broke out at half of dozen places, इस तरह से फिर directly 1-to-1 fight भी शुरू हुई, along with Surin and Siaskat and Cambodian provinces of Order, Meshi and Presh Behari. So ये थोड़ी सी places को ध्यान देना। And on Thursday, Thailand launched air strike on Cambodia military sites, and Cambodia responded with the rockets. The exchange of artillery and machine gun fire हुआ, followed in which at least 35 people were killed and more than 2.6 lakh civilians जो है उनको displace करना पड़ा, अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा। Now, making of the conflict, ये जो conflict इनकी है, the 817 किलोमीटर land border है between Cambodia and Thailand, 817 किलोमीटर का land border है, which was drawn in 1907 by France, जो कि उस टाइम पे इनको कॉलोनी की तरह यूज करता था, देन द कॉलोनियल पावर इन कंबोडिया, एंड लाइक मेनी अदर बॉर्डर्स ड्राइंग बाय कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हमारे कॉलोनियल हेड थे उन्होंने ऐसा ही करके छोड़ा सभी जगह को, ठीक है। दिस टू हैज लॉन्ग बीन ए डिस्प्यूटेड साइट। Now the two predominantly, that is your Theravada Buddhist neighbors, are more alike than any other country. वैसे दोनों एक जैसे ही हैं पड़ोसी, दोनों में ही बुद्धिज्म है, थेरावादा टाइप है, and other country in the region sharing your ethnic and linguistic ties, social norms, cultural tradition, cultural activities, सब कुछ ये शेयर करते हैं, but both claim to be the original owner of their heritage. लेकिन obviously original owner of particular area दोनों का अपना अपना अलग claim होगा। This is what drives this animosity and the competing claims of cultural ownership also. Cultural ownership में भी वो problem है कि हम head हैं, हमने सबसे पहले शुरू किया, वहाँ पे भी इनकी conflict है। So वैसे competing claim of cultural ownership are rooted in contesting readings of history, which scholar says are purportedly जो है proposed up by their governing जो heads थे of the two countries to strengthen their domestic position. तो वहां पर भी कहीं ना कहीं इनकी जो गवर्निंग एलीट है
वो इस तरह से अपनी बुक्स को फॉर्म करती है कि अपने आप को बताती है कि नहीं, हम डिफरेंट है, हम जो है हमने ये इस तरह का थेरावाद ऑफ बुद्धिज्म और इन सब के जो है वो हमारे से शुरुआत हुई थी, वी आर द फाउंडर इन दिस एरिया। नाउ कंट्रीज फैब्रिकेट हिस्ट्री, तो ये हर एक कंट्री दोनों ही अपने अपने हिसाब से हिस्ट्री को तोड़ते हैं टू सेलिब्रेट देयर पास्ट, अपने पास्ट को बड़ा दिखाने के लिए, यूजिंग नेशनलिज्म, इसके नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पे, एज अ पॉलिटिकल टूल इन मैनिपुलेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। बेसिकली मेन दोनों में कंट्रीज में मेनली वैसा है कि पॉलिटिकल पावर हमारे पास रहनी चाहिए, तो पॉलिटिकल एलीट में ये काम करती है। एंड इट इज एविडेंट दैट कंटेम्पररी थाई कंबोडियन रिलेशंस हैव बिकम अ कैजुअलिटी ऑफ द जो है रीमेड पास्ट। तो ये पास्ट को डिस्टॉर्ट करके ये सारी चीजें नेशनलिज्म के नाम पे दोनों कंट्रीज के पॉलिटिकल एक तरह से हेड्स जो हैं वो करवा रहे हैं। एंड ये जो है बेसिकली ये सारी बातें एक बुक है जिसकी में लिखी गई है, दैट इज योर अ गाइड टू थाई कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपकी बुक है जिसको कि ये 2013 की बुक है जिसमें कि ये सारी बातें डिस्कस की गई है। एंड एवरी स्किमिश इन द बॉर्डर दस हैज द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू मच लार्जर कॉन्फ्लिक्ट। तो कोई भी छोटी मोटी ऐसी गड़बड़ होती है तो वो बहुत बड़ी वॉर में कन्वर्ट हो ही सकती है। द केस ऑफ प्रे विहारा, सो प्रे विहारा का जिक्र आ रहा है और इस बुक के अंदर भी ये बुक के जो ऑथर है दैट इज चनविद किस्ट्यून, पुई शिहारके एंड पवीन जो है चफको पोंगविन, और ये बुक है एग्जैक्टली प्रे विहारा अ गाइड टू थाई कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये होता क्या है? At the center of the border dispute is the Previhara temple. ये वहाँ पे एक टेम्पल है, PREAH then VIHEAR. Now ये टेम्पल है which is called Pharaoham in Thai, and the temple has meaning both as cultural symbol and religious place of worship. ये टेम्पल दोनों के लिए ही एक उनका रिलीजियस सिंबल की तरह काम करता है, वर्शिप प्लेस है टू पीपल ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर। एंड ये बातें जो है वहाँ के एक प्रोफेसर जो है वो बता रहे हैं। सो इस वजह से यहाँ पे जो है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कराते हैं और इंडियाना यूनिवर्सिटी इन्होंने 2009 में एक पेपर भी जो है लिखा और उसके अंदर इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने डिटेल में बात की। दैट इज ये पेपर था थाईलैंड एंड कंबोडिया द बैटल ऑफ प्रीविहारा। तो इस टॉपिक को लेके रिसर्च की गई। द टेम्पल वाज बिल्ट in the 11th and 12th century during the golden age of Khmer Empire, who at the time ruled much of South Asia, including even पूरा का पूरा Thailand, जिसको हम सियाम बोलते थे। Now, but beginning in the 15th century, as Khmer Empire declined, then Siam gradually chipped away at basically Cambodian territory. तो Thailand जो है वो ब्रेकअप हुआ और कंबोडियन टेरिटरी आई। And then in 1867 Cambodia officially handed the area around Previhara to Siam. लेकिन 1867 में ये जो एरिया था प्रेविहारा का ये दे दिया गया था थाईलैंड को, जिसको कि सियाम बोलते हैं। बट बाय दिस टाइम फ्रांस हैड एंटर्ड, लेकिन तब शांति से जो हुआ था उसमें फ्रांस की एंट्री हो गई। Now after colonizing Cambodia and Laos, it reduced the Siamese kingdom to a weak position in the neighborhood, and Siam and France signed a treaty in 1904 that said the northern frontier of Cambodia would run along the watershed line of the Dangrik mountain. तो इसमें इन्होंने क्योंकि हराया इनकी सियाम की डायनेस्टीज को, तो इस वजह से फ्रांस ने एरिया अपना बढ़ा लिया। Now, while this principle would put most of the Previhara complex in Siam, the official map drawn by French in 1907 put the temple in Cambodia, because ये फ्रांस ने अपने धक्के से एरिया बढ़ा दिया, तो इस वजह से वो सारा एरिया अब वापस कंबोडिया में उनके मैप्स में उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। Now Siam's objections were muted then, but in 1941, after entering into an alliance with Japan, it seized Premvihara only to return it to France at the end of World War II. बीच में कुछ देर के लिए इन्होंने वापस भी ले लिया 1941 के अंदर जापान की मदद से, लेकिन बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद फिर से एरिया फ्रांस की तरफ चला गया। Now, after Cambodia's independence, Thai troops once again occupied Previhara in 1954. अब जब कंबोडिया को छोड़ के गए फ्रांस के लोग, फ्रेंच ने छोड़ा, तो उस टाइम पे वापस थाईलैंड की ट्रूप्स ने अपना एरिया वापस लेने की कोशिश की 54 में। Now, कंबोडिया मूव द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन अब कंबोडिया क्यों देगा उसको, तो इस वजह से वो ICJ में गए, which in 1962 upheld its claim over Previhara, जिन्होंने की कहा कि ये रीजन, ये जो टेम्पल है ये कंबोडिया को ही देना चाहिए, बट दिस डिड नॉट पुट द इशू टू बेड, लेकिन फिर भी इशू खत्म नहीं हुआ। Now tensions flared up
इन 2008। उसके बाद मेनली टेंशन स्टार्ट हुई 2008 में आफ्टर कंबोडिया सॉट टू लिस्ट द प्रेविहारा टेम्पल एट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उस टाइम पे कंबोडिया ने कोशिश की कि इसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो है वो ऐड कराएं। नाउ द थाई अपोजिशन यूज्ड दिस इशू टू अटैक द गवर्नमेंट एक्यूजिंग इट ऑफ फॉरफिटिंग थाई डिग्निटी एंड सोवरेनिटी। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे को बिलोंग करता है, हमारा ही एरिया है, तो आप हमारी सोवरेनिटी के ऊपर अटैक कर रहे हो। सो Siri wrote Cambodian leaders to use the issue to rally nationalist sentiments in the country. Cambodian heads ने भी कहा कि अच्छा है, हमारे कंट्री के लोगों को और भड़काने के लिए, उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए ये हम मुद्दा जो है वो बना के रखते हैं। Now, over the next several years, Cambodian and Thai troops frequently skirmished at the border. तो ये अक्सर इनकी लड़ाई छोटी मोटी बॉर्डर पे होती रहती है। In 2013, फिर से the KG reaffirmed Cambodia's position via Previhara, creating a demilitarized zone around the temple. Although this was never implemented, and Thailand has since rejected the ICJ jurisdiction. और थाईलैंड ने भी कभी भी ICJ की jurisdiction नहीं मानी उस एरिया में। Now, what happened now? Now, Previhara temple is the most famous of many of the disputed sites of Cambodia Thailand border। मेन ये इशू इनका चल ही रहा है which hold cultural significance। इस तरह से ही cultural significance भी है बॉर्डर के साथ साथ, जो मेन इशू है for both the countries। Another such temple called Prasta Ta Muang Thon by Cambodians and Prasta Ta Muang Thon by Thai, ठीक है, विटनेस फाइटिंग ड्यूरिंग द रीसेंट हॉस्टिलिटी। एक और आपका टेंपल एरिया है जिसको लेके ये आप में लड़ते हैं। Now the ceasefire does not fundamentally address issues of cultural inheritance। अभी भी इस सीजफायर में जो कल्चरल इश्यूज हैं वो ठीक नहीं हुए, सुलझे नहीं हैं, एंड द ओनरशिप एंड इट विल टेक ए लॉट मोर टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर इन बोथ द कंट्रीज एंड फॉर देम टू परमानेंटली आयरन आउट द बॉर्डर इशू। अभी भी टाइम लगेगा इस चीज को सॉल्व करने में, एंड फॉर द टाइम बीइंग हाउएवर एनालिसिस एक्सपेक्ट्स एन अनईजी पीस टू होल्ड, एंड दिस इज primarily because of the pressure from outside, notably China and USA, that both of whom oversaw the negotiation, जो कि मलेशिया में कुआलालंपुर में इनकी negotiation हुई। In fact, the talks were held after US President Donald Trump, जो आजकल टोल पीट रहे हैं कि हम ही शांति करा रहे हैं, said the two countries agreeing to ceasefire। तो अभी जो है ये ceasefire के लिए माने हैं, लेकिन ये मेन कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी अच्छे से लेकिन खत्म नहीं हुई है, राइट। तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल इश्यूज पे मेंस में आपको क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। तो इसको आप अच्छे से लर्न करो, टेम्पल्स के नाम को अच्छे से लर्न करो, राइट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा, दिस इज रिलेटिंग टू इकोनॉमी, या इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा कंट्री है जिसने कि जीडीपी का मेजरमेंट मेथड चेंज किया और जीडीपी की उनकी जो स्टेटस है वो चेंज हुआ, बिकॉज इकोनॉमी में जीडीपी में हमें क्वेश्चन आता है, तो इनडायरेक्टली ये आपका जो रेफरेंस है वहां पे बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। और यहाँ से इनफैक्ट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि हाउ दिस काइंड ऑफ मेजरमेंट कैन ब्रिंग चेंजेस इन इंडिया, अगर हम इसको अप्लाई करें इंडिया में तो इस वजह से इंपॉर्टेंट इशू है, ध्यान से सुनो। On July 20, West African country of Nigeria was 58th largest economy in the world. The very next day, it jumped to 55th, having added more than $50 billion, or roughly 30% of its GDP for 2024. On its way up, Nigeria overlooked, आगे किससे चढ़ गया? यूक्रेन, कतर and Hungary. Now, on July 21, Nigeria's National Bureau of Statistics (NBS) published the result of its GDP रीबेसिंग एक्सरसाइज। इन्होंने अपने जीडीपी के लिए उसकी मेजरमेंट को रीबेस किया, इन विच द बेस ईयर ऑफ द इंडिकेटर वाज चेंज 2019 फ्रॉम 2010। 2010 से इन्होंने चेंज करके उसको किया 2019। अमंग अदर चेंजेस कुछ और चेंजेस भी हुए। द रिजल्ट, नाइजीरियन जीडीपी इन 2024 इज नाउ एस्टिमेटेड टू 243 बिलियन in nominal terms, rising from $187 billion forecast by even IMF। तो चेंज इन मेथोडोलॉजी हुआ, अ न्यू बेस ईयर विच इसेंशियली मींस मेजरमेंट ऑफ जीडीपी और द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली जीडीपी की डेफिनेशन है इन अ पर्टिकुलर ईयर विद रिस्पेक्ट टू द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन दैट ईयर, डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू लार्जर इकोनॉमी। हाउएवर, Nigeria's base year revision exercise included other more meaningful changes in the manner in which the country calculated GDP। कैसे? Among them was increasing the scope of the methodology to include previous undercounted sectors। पहले कुछ सेक्टर्स को वो काउंट ही नहीं करते थे, जैसे कि डिजिटल सर्विस, पेंशन फंड ऑपरेशन, ई कॉमर्स एक्टिविटीज अमंग अदर्स। नाउ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल चेंजेस, चेंजेस इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन पैटर्न meant that the methods and data used in estimating GDP must change। क्योंकि इनके बाकी स्ट्रक्चरल पैटर्न में अगर चेंज आया है तो जीडीपी मेथोडोलॉजी में भी चेंज आना चाहिए with the time to reflect current economies।
Now, previous rebasing exercise, and we said that by far the most comprehensive rebasing it had ever carried out. However, this is not the first time that Nigeria has seen such a huge increase in GDP due to revision in the base year. इससे पहले भी ये base year की revision जब करते हैं तो इनकी इकोनॉमी बेटर दिखती है. More than a decade ago, a change in base year from 1990 to 2010 had helped propel the country to the position of Africa's largest economy thanks to an even larger increase of 89% in its GDP, that is to $510 billion in 2014. Now, but wait, 510 billion. Now, does that mean Nigerian economy has shrunk by half in the last 10 years to 243 billion now? अब ये 243 बिलियन की बात कर रहे हैं. वेल सॉर्ट ऑफ एटलीस्ट इन यूएस डॉलर टर्म. मतलब ये अगर हम पिछली इनकी हिस्ट्री से देखें तो ये 510 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी 2014 में, जो कि अब कितनी है 243 बिलियन डॉलर की है. नाउ सिग्निफिकेंट कंसर्न क्या है? While this month's rebasing has brought Nigeria, that is 50 billion, closer to its goal of becoming 1 trillion economy by 2030, जो इनका गोल है, actually hitting that target is well जो है high impossible following the sharp devaluation of its currency. इनकी करेंसी कौन सी है? That is नायरा. ध्यान दो इसके ऊपर. 2023 और 24 में उन्होंने अपनी करेंसी को भी डिवैल्यूएट करा था. As a result of an annual average basis, the official naira US dollar exchange rate weakened हुआ. Obviously करेंसी थोड़ी सी सस्ती हुई. Weakened by 130% from 645 naira US dollar in 2023 से अब क्योंकि डिवैल्यू करा अब ये 1479 नायरा US डॉलर है 2024. अभी इनकी करेंसी डिवैल्यू हुई है, इस वजह उसके बावजूद भी थोड़ा जीडीपी इन्होंने बेटर ही दिखाया है. एंड अकॉर्डिंग टू IMF, नाउ फॉर कंपैरिजन 75.5 नायरा मेक 1 इंडियन रूपी. अगर इंडियन रूपी में देखें तो ये आपको कंपैरिजन भी दिख रहा है. 1 रुपए से हम इनके 7.5 नायरा जो है वो ले सकते हैं. नाउ इवन यूजिंग द न्यू सीरीज currency devaluation 2023-24 means that Nigeria's economy has not recovered its previous position as Africa's largest economy, a note by researcher. लेकिन अफ्रीका की largest economy में अभी भी नहीं आ रही है. And the GDP rebasing exercise has spotlighted changes in Nigerian economy that point to significant concern. Now, the share of agriculture in the country's GDP has increased, लेकिन agriculture में share इनका better हुआ है. Almost 46% 2019 में, पहले 22% ही था. ठीक है. Earlier, while that of industry declined 21% from 27.65, लेकिन इंडस्ट्री में कम हुआ है. Then two, the contribution of informal sector to the GDP has increased. Informal sector better हुआ है to 42.5% from 41.4%, जिसको कि पहले ये ज्यादा काउंट नहीं करते थे. And while a large GDP has helped reduce the debt to GDP ratio to 38% from 51%. Obviously, debt to GDP ratio better हुई है because GDP इनका अच्छा हुआ है. It does little changes in outlook for Nigeria, whose GDP grew 3.13% जो है year on year in the first quarter in 2025 data release. लेकिन obviously overall जो है इनका इतना ज़्यादा change नहीं हुआ in the outlook. And a day later, a monetary policy committee of the Central Bank of Nigeria left the monetary policy rate unchanged, जो कि 27.5% ही है. Headline retail inflation जो है इनकी decline हुई है थोड़ी सी, right? तो हमें बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा बहुत ही फोकस करना है कि क्या इशू चल रहा है, किस तरह से बेस ईयर को चेंज करने से नाइजीरिया की इकोनॉमी में आपको जीडीपी में बेटरमेंट मिल रही है. ये आपने ध्यान देना है. नाउ इंडियाज एक्सपीरियंस, इंडिया इज नो स्ट्रेंजर टू जीडीपी रिवीजन. इनफैक्ट हमारी भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करंटली इन द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग जीडीपी बेस ईयर टू 2020-23 फ्रॉम 12 to 11 to 12 हम भी करने जा रहे हैं. एंड द रीबेस जीडीपी नंबर विल रिलीज कब आएगा 2026 में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जिसमें आपका इवन एमसीक्यू भी बहुत अच्छे से बनता है. एंड लास्ट टाइम इंडियाज की मैक्रोइकोनॉमिक इंडिकेटर अंडरवेंट अ मेजर रिवीजन. हमने कब की थी 2015 में. एट द टाइम क्वेश्चंस वर रेज्ड अबाउट द एक्यूरेसी एंड द नंबर इवन बाय आरबीआई आफ्टर जीडीपी ग्रोथ रेट 2013-14 वाज रिवाइज्ड अपवर्ड. हमारी हो गई थी 6.9%, 4.7 से. हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे थे जो कि अब कम होने चाहिए बिकॉज बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसा करती हैं. द गवर्नमेंट जो उस टाइम गवर्नर थे रघुराम राजन हैज सेड दैट सेंट्रल बैंक फाउंड इट हार्ड टू सी द इकोनॉमी एज relocking in 2013 and 14. So according to latest IMF data, India's nominal GDP 2024 में यूएस डॉलर की टर्म में 3.91 ट्रिलियन है, पुटिंग इट इन द 5th प्लेस. इसी बेसिस पे हम बार-बार कह रहे हैं कि हम 5th इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, जस्ट 117 बिलियन बिहाइंड जापान जो कि
फोर्थ इकोनॉमी है। तो लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं, 117 बिलियन बिहाइंड चल रहे हैं हमारी जापान की इकोनॉमी से, जो कि फोर्थ प्लेस पर है, राइट। तो इसको थोड़ा सा लर्न कर लो आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है मेंस के क्वेश्चंस के लिए भी, बिकॉज ये है आपका एनईपी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में आई थी, 2025 चल रहा है, तो इसकी इवैल्यूएशन के ऊपर ये आर्टिकल है। Now it is 5 years since NEP 2020, country's third such policy since independence was cleared by Union Cabinet. NEP promised a sweeping reset of both school and higher education, and some of the regions has made its way into classroom. कुछ इम्प्लीमेंट हो चुकी है, बट ए लॉट रिमेन्स ऑन पेपर, बहुत कुछ चीजें अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, एंड स्लोड बाय स्टेट सेंट्रल फ्रिक्शन चल रही है, और उसमें इंस्टीट्यूशनल डिलेज है। व्हाट हैज वर्कड आउट, क्या क्या चीजें अप्लाई हो चुकी हैं, इसकी तरफ ध्यान दो। स्कूल करिकुलम जो है वो धीमे धीमे जो ऑब्वियसली चेंज होने शुरू हो चुके हैं। 10+2 सिस्टम हैज बीन रिप्लेस्ड विद ए न्यू स्ट्रक्चर दैट इज फाउंडेशनल, मतलब प्री प्राइमरी टू क्लास 2, फिर प्रेपरेटरी क्लास 3-5 है, फिर मिडल 6-8 है, सेकेंडरी 9-12 है, क्योंकि इसमें प्री प्राइमरी ऐड हो गई है। Then in 2023, the National Curriculum Framework for School Education laid out the learning outcome and competencies for each stage. तो इसमें हर एक स्टेज में इन्होंने competencies को चेक करना है। NCERT has produced new textbooks, नई textbooks आ गई हैं 1st से लेके 8th तक, based on this framework. Social science, for example, is now taught as a single book covering history, geography, political science, एक ही book हो गई है, and economics, replacing your separate textbooks for each subject. New books जो है for class 9 to 12 are expected in the next. तो ये अभी और नई books जो है वो आने वाली हैं. Then first step of early childhood learning हो गया. NEP aims to make pre-primary learning universal by 2030. NCERTs जो है जादुई पिटारा learning kits are already in use, and Women and Child Development Ministry has issued national जो है आपका ECCE curriculum. Delhi, Karnataka, Kerala will soon enforce minimum age of 6 for class 1 entry. 2023-24 data shows a fall in class 1 enrollment to 1.87 crore from 2.16 crore of previous year, likely due to this age cutoff. Cutoff में change आने की वजह से admissions कम लग रही हैं. About 73% of those enrolled has attended some form of preschool. Now the big hurdles are better training, आंगनवाड़ी workers की चाहिए, and improving infrastructure, teaching quality in early educational centers हमें चाहिए. National focus for foundational skills. Nipun Bharat launched in 2021 seeks to ensure every child can read and do basic maths by the end of class 3. ये हमारा aim है. A recent government survey found average scores were 64% for language, 60% for maths, a start but well short of universal proficiency. Now credit based flexibility starts to take shape. NEP ने जो है वो आपकी suggest की थी academic bank for credit, और इसको हमने already जो है वो start कर दिया गया है. इसके साथ ही मदर टंग इन क्लासरूम, NEP encourages the use of mother tongue as the medium of instruction. कब तक? Till at least आपकी your class 5th तक. CBSE has asked schools to begin this form pre-primary class 2 with classes 3-5 retaining the option of staying or switching, and NCERT is working on the textbooks. फिर what's the struck and why? कहाँ पे प्रॉब्लम है? 3 language formula में प्रॉब्लम है. It remains basically your further sticking point. NEP proposes 3 language in school, at least 2 of them in the Indian, but Tamil Nadu, which follows Tamil English model, sees this as an attempt to impose Hindi. तो ये conflicting grounds हैं. Then teacher education overhaul hasn't happened. National curriculum framework for teacher education due in 2021 is yet to be released. 4-year integrated B.Ed course has been announced under the integrated teacher education program, but colleges offering existing program like bachelor, that is your B.Ed, Bachelor of Elementary Education, are pushing back. लेकिन अभी वो 4 years वाला implement नहीं हुआ. Then UGC proposed successors delay. A 2018 draft will propose scrapping of UGC Act and replacing it with an umbrella Higher Education Commission बनाने की कोशिश की जा रही है. NEP formalize the idea of this Higher Education Commission would handle your regulation processes, funding, accreditation and academic standards across higher education. लेकिन but the Education Ministry is still in the process. लेकिन अभी भी ये बिल जो है हमारा final नहीं बना है. No breakfast in school yet. NEP recommended breakfast along with midday meal, but 2021 Finance Ministry rejected this और अभी तक ये start नहीं हुआ.
Then policy divide between center and state चल रहा है. Some states have pushed back against NEP provision. Kerala, Tamil Nadu, West Bengal have refused to sign even the memorandum of understanding with center to set up PM Shri school, citing clauses as required full adoption of NEP. यहाँ पे states को problem है. Tamil Nadu opposes both 3 language formula and 4 years जो है आपकी undergraduate structure को पसंद नहीं कर रहा. Kerala, Tamil Nadu argued that since education is on the concurrent list, the center cannot mandate these changes unilaterally because ये concurrent list के अंदर आता है, सिर्फ सेंटर की नहीं चलनी चाहिए. So center has withheld even the समग्र शिक्षा fund from these states. तो अभी गुस्सा आया, सेंटर ने अपना जो है फंड रोका हुआ है and saying that money is tied with NEP linked reforms only. Tamil Nadu has challenged the freeze in the Supreme Court. Karnataka, which introduced and scrapped the 4-year undergraduate model, Karnataka ने नहीं किया अभी इसको, is working on its own state education policy and election promise made by Congress in 2023. So this is all about the evaluation of NEP, which is very important topic. Next जो हमारी news है, this is regarding your Tiger survey. लेकिन इसी के बहाने हमें कुछ आपकी गेम सेंचुरीज के बारे में भी डिस्कस करने का मौका मिलेगा. पहली तो बात चल रही है काजीरंगा में. काजीरंगा टाइगर रिजर्व हैज 3rd हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड. First largest scale assessment of big cats population there has revealed. Now officially say reserve has an estimated that is 18.65 tiger per 1000 kilometer. क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है तो पॉइंट्स में आ जाती हैं चीजें. Now on Tuesday official release a summary report of 24. इसको जो है रिपोर्ट का टाइटल ध्यान दो. टाइटल क्या है? स्टेटस ऑफ टाइगर इन काजीरंगा टाइगर रिजर्व विद द फाइंडिंग ऑफ फेज 4 टाइगर मॉनिटरिंग इनिशिएटिव अक्रॉस ईस्टर्न असम, नगांव, विश्वनाथ जो है आपकी वाइल्ड लाइफ डिवीजन एंड दिस वाज डन एट द डायरेक्शन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन हमारी अथॉरिटी है अलग से. सर्वे डॉक्यूमेंटेड 148 टाइगर्स इन द रिजर्व आप फ्रॉम 104 2022 में, 99 इन 2018 में थे, 96 2014 में थे. तो वो डेफिनेटली बेटर हो रहे हैं. रिजर्व डायरेक्टर जो है वो आपके सोनाली घोष सेड दैट दीस फाइंडिंग्स शो दैट काजीरंगा हैज द 3rd हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड आफ्टर किसका? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड एंड बंदीपुर टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका. वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह से हाईएस्ट डेंसिटी अगर हम देखें इंडिया के अंदर तो ये हमारी जो है डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड है, ये हमें पता लगा है. काजीरंगा हैज द 3rd हाईएस्ट डेंसिटी और उसके पहले भी हमारे ही आ रहे हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में और बंदीपुर टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका. तीनों को अच्छे से याद करो. रिपोर्ट एट्रीब्यूट्स द इंक्रीज काउंट ऑफ टाइगर्स टू योर विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपलिंग फॉर फर्स्ट टाइम. तो इसमें एक नई डिवीजन उन्होंने फर्दर ऐड की है जिससे कि बेटर सैंपल हुआ एंड दिस ग्रोथ इज particularly notable due to the first time sampling of your Vishwanath Wildlife Division where 27 newly recorded tigers have contributed to the overall increase. So ये Vishwanath Wildlife Division कहाँ पे है ध्यान में रखना आप. Right now in the core Eastern Assam Wildlife Division population grew from 104 say to 115 in 2024 while Nagaon Wildlife Division के अंदर ये stable है. Survey was conducted over 103 days लगे using 293 paired camera traps across 1307.49 जो है स्क्वायर किलोमीटर का एरिया which जो है further yielded your 4011 tiger images at 242 locations. इतना लर्न नहीं करना है लेकिन exactly कौन सी divisions ऐड हो रही हैं उसको ध्यान देना है आपने. And the park's diverse ecosystem including eastern wet alluvial grassland है, semi evergreen forest है यहाँ पे. Now this is important, ठीक है. और उसके साथ और क्या क्या है यहाँ पे? ट्रॉपिकल जो है मॉइस्ट मिक्स डेजर्ट फॉरेस्ट है, वेटलैंड है, ये सब कुछ मिलता है जो कि आइडल हैबिटेट है आपका इनके लिए. एंड द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ टाइगर इन काजीरंगा हैज बीन स्ट्रेंथन्ड थ्रू रिगरस प्रोटेक्शन मेजर इंक्लूडिंग एंटी पोचिंग एफर्ट, हैबिटेट रिस्टोरेशन, कम्युनिटी बेस्ड रिजर्वेशन, सब कुछ चल रहा है. Despite these successes, Kaziranga tiger population faces persistent challenges भी हैं लेकिन included habitat fragmentation, human wildlife conflict भी चलता है, pressure of agricultural expansion है, infrastructure development around the tiger reserve, ये सारे issues हैं and the impact of climate change further है, complicate करता है इसको and necessitating adaptive management strategies to ensure long term population viability. तो ये थोड़े से issues लेकिन हमें यहाँ पे इसमें फोकस भी करने पड़ रहे हैं और ये आपका मेंस का ऑलरेडी वेल फॉर्म्ड आंसर यहाँ पे मिल रहा है आपको. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी स्पोर्ट्स को लेके. दिव्या देशमुख विक्ट्री इन FIDE Women World Cup. India's chess had a breakthrough moment on Monday when Divya Deshmukh defeated हमारी खुद की ही veteran that is compared that is Koneru Hampi in the final in FIDE
विमेन वर्ल्ड कप इन बतोमी जॉर्जिया। इंपॉर्टेंट लिख के रख लो, पीसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। At 38, Humpy is twice Deshmukh age, double है उम्र में, which made the final a true clash of generations। ऐसे लगा जैसे दो generations का clash है। Humpy, the original trailblazer of women chess in India, became country's first woman to claim the grandmaster। हमारी पहली grandmaster थी वो and title, while Deshmukh is fastest comet to shoot past the skies and become a grandmaster, and her meteoric rise can be gauged from the fact that just last year she had become world junior champion। पिछले साल वो बनी थी and 13 months later she is fighting for winning biggest title जो कि सीनियर कैटेगरी के अंदर है। इतना आपने डेफिनेटली अच्छे से लर्न कर लेना है फॉर प्री पर्पस, राइट। आज की लास्ट न्यूज है हमारी स्पेस सेक्टर के साथ रिलेटेड। निसार जो है वो लॉन्च किया गया इन वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मिशन इन द रिसेंट ईयर। इसरो लॉन्च निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, a sophisticated and expensive Earth observation satellite developed in collaboration with NASA from Sriharikota। Very, very important information for you. The launch will see India's GSLV rocket for the first time inject a satellite into Sun synchronous polar orbit में हमने इसको छोड़ा है, and orbit in which satellite will scan over the same point on Earth at the same time each day। ये हम सब क्लास में आजकल डिस्कस कर रहे हैं, right? And usually PSLV is utilized for such an orbit, but NISAR is a heavier satellite। लेकिन ये heavier है beyond the capability of PSLV, इसलिए हम इसको GSLV से छोड़ा। GSLV launch vehicle has so far been used to put satellites only in geosynchronous transfer orbit, highly elliptical orbit है, that is used as an intermediary to easily take satellite to the high geosynchronous orbit। धीमे धीमे फिर वो अपने हाई लेवल पे चला जाता है अराउंड 36,000 किलोमीटर, where they move with the earth to remain over the same location। Now this has been a much more anticipated launch, लेकिन अभी हमने इसको polar synchronous में भेजा है। NISAR satellite is capable of mapping the earth during the day and night and in any weather condition। Satellite will scan entire globe every 12 days, providing a series of very, very important in every 12 days series of very detailed images of the earth's surface that can capture changes even a small area at a centimeter। Now this is very advanced satellite that can capture even the slightest of the movement of the earth's surface, and these observations can help them in mapping changes such as, इसमें हम सब कुछ जो है वो changes को predict कर सकते हैं, volcanic hazards, landslides, preparation in advance, and this is result of collaboration that started nearly 10 years ago ISRO के साथ। And the mission marks the first hardware collaboration between India and US Space Agency, with each providing a different radar system for the satellite। NASA's L-band radar and ISRO's S-band radar are sensitive to different sizes of features on Earth as well as to different types of attributes such as moisture content, surface roughness and motion। तो यहाँ पे NASA's L-band और ISRO's जो है आपका S-band जो है वो radar use होगा। NISAR satellite is meant to capture detailed information about various systems on the Earth such as changes in surface, even interior of the planet। Mark it, very, very important pre का question है, like magma, volcanic eruption, cold region with its ice cover, glacier, sea ice, permafrost, terrestrial ecosystem को देख सकती है, like forest cover, rivers, crop fields as well as water। It will provide important data to researchers across globe for better management of natural resources। कैसे करेंगे, planning for natural disaster, importantly understanding the effects and pace of climate change। This is very, very important for prelims। NISAR cannot predict floods or forest fires but can observe the minutest changes। हम predictions exactly तो नहीं कर सकते कि कब flood आएंगे, लेकिन changes वो देख पाना, मेजर कर पाना बहुत यूजफुल है, एंड प्रोवाइड रिस्क असेसमेंट एनालिसिस। एंड 2392 kg सैटेलाइट है, एंड इट विल पुट जो है in 747 kilometer circular orbit nearly 19 minutes after launch। mission life of satellite is 5 year है। GSLV's previous launch earlier this year had not been entirely successful। पहले वाले successful नहीं रहे थे, लेकिन ये हमारी successful है। so this is very, very important, right? so this is all for today। आज के लिए इतना ही, अच्छे से कवर करो। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट कवरेज के साथ, अगले न्यूज़पेपर्स और नई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।